यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टि है इसके यहाँ पर मेंटरशिप, यहाँ पर जो टेस्ट है ये टेस्ट यहाँ पर टेस्ट नंबर इसका 12 देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो टेस्ट नंबर जो मेंटरशिप का टेस्ट के अलावा जो दूसरा टेस्ट चल रहा है दृष्टि का जो क्लास टेस्ट होता है उसका टेस्ट नंबर 6 में लेके आने वाला हूँ, वो आज शाम तक, ये कल मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। वो टेस्ट अलग है और जो मेंटरशिप टेस्ट है वो अलग है, ठीक है। याद रखना है आपको मेंटरशिप टेस्ट 12 चला है और जो ओवरऑल जो टेस्ट यहाँ पर क्लास का टेस्ट चलता है वो टेस्ट नंबर 6 अब यहाँ पर संडे को हो चुका है परसों, ठीक है। तो मैं आज शाम या कल में कराने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी आपको कराऊंगा यहाँ से, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यहाँ पर देखो इसमें जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है 85 प्लस यहाँ पर करंट के 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसमें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं इसको। जैसे पहला क्वेश्चन है, मौसमी आधार पर समताप जो समताप रेखा है उसमें झुकाव के संबंध में विचार करना है। जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं महाद्वीपों को पार करते समय ध्रुव की ओर महासागरों को पार करते समय विषुवत रेखा की ओर मुड़ जाती है। पहली बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो जनवरी माह में उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीप में तेजी से ठंड हो जाते हैं, जिससे यहाँ पर उनका तापमान महासागरों रूप से भी कम हो जाता है और पूर्वोत्तर एशिया में न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है। इस प्रकार जो समताप रेखा है महासागर के ऊपर ध्रुव की ओर भूमि से ऊपर की ओर यहाँ पर विषुवत रेखा की ओर मुड़ती हैं, जो भूमि महासागर की विषमता को दर्शाती हैं। तो बात गलत होगी। सेकेंड, जुलाई में दक्षिणी गोलार्ध में रेखाएं समताप रेखाएं महासागरों को पार करते समय ध्रुवों की ओर यहाँ पर महाद्वीपों को पार करते समय विषुवत रेखा की ओर मुड़ जाती हैं। सेकेंड बात करेक्ट है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर जो जुलाई की वाली बात दे रहा है करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर जनवरी जो बात दे रहा है गोलार्ध जो महाद्वीप को पार करते हैं तो ये बात गलत होगी इसकी। सिर्फ सेकंड वाली बात इसकी सही है, ठीक है। आंसर क्या होगा? केवल 2 यहाँ से करेक्ट है। और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म काल के दौरान समताप रेखाएं महासागरों को पार करते समय विषुवत रेखा की ओर और महाद्वीपों को पार करते समय ध्रुव की ओर मुड़ती हैं। ये बात की पॉइंट है, इसका नोट कर सकते हो आप। तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा पहले का। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन अक्षांश के साथ कोरोलिस बल में परिवर्तन का सर्वोत्तम वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा सेकंड का करेक्ट आंसर यहाँ से ये बी। ये अक्षांश के साथ बढ़ता है और ध्रुवों पर अधिकतम विषुवत रेखा पर शून्य हो जाता है। क्या होगा? बी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा इसका आंसर का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोरोलिस बल जो होता है ये विषुवत रेखा पर सबसे क्षीण और ध्रुवों पर सबसे प्रबल होता है, जो यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से वैश्विक पवन तंत्र तथा महासागरीय धाराओं को आकार देता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जेट धाराओं के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना कौन सा गलत है? ठीक है, देखते हैं इसके बारे में कौन सा गलत है। देखो यहाँ पर जो गलत हो जाएगा ये है, तिब्बती पठार शीतलन के कारण शीत ऋतु में जेट स्ट्रीम जो होती है ये विकसित होती है और मानसून निर्वातन में सहायता करती है। ये बात इसकी गलत हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो इसका स्टेटमेंट ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखो जो भारत में शीत ऋतु में पश्चिमी जेट स्ट्रीम उच्च उत्तरांश में क्या होती है प्रवाहित होती है। हिमालय के दक्षिण में स्थित इनकी जो दक्षिणी शाखा है उसमें उत्तर पश्चिम में भारत के पश्चिमी विश्व लाती है, जिससे मैदानी क्षेत्रों में वर्षा होती है और हिमालय में हिमबारी होती है, ठीक है। और व्यापारिक पवनें क्या होती हैं? ये स्थिर जो ग्रही पवनें होती हैं जो उच्च दाब पेटियों से भूमध्य रेखा की निम्न दाब की ओर यहाँ पर प्रवाहित होती हैं, ठीक है। और जो यहाँ पर तिब्बती पठार बोल रहा है ये पॉइंट, ये शीतलन के कारण शीत ऋतु में पूर्वी जेट स्ट्रीम विकसित होते हैं, इससे मानसून निवर्तन में सहायता मिलती है। बात गलत हो जाएगी, इसमें सहायता मानसून निवर्तन में नहीं मिलती है, ये गलत है स्टेटमेंट है। तो यहाँ से आंसर क्या होगा? डी यहाँ से गलत होगा। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 4, उपोष्णकटिबंधीय उच्च तापमान या उच्च दाब पेटियों की परिशीलन रूप से अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा चौथे का करेक्ट आंसर। ये जानते हैं अश्व अक्षांश के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। क्या होगा? सी आंसर इसका चौथे का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 21 सितंबर को दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य, यह मैं क्वेश्चन करा चुका था पहले स्टेप में यूकेटी में जो टेस्ट था ज्योग्राफी का उसका। तो यहाँ से जो 5वें का आंसर हो जाएगा क्या होगा? ये बोला कि यहाँ पर 21 सितंबर को दक्षिण ध्रुव पर क्या होगा। देखो 21 सितंबर को दक्षिण ध्रुव पर जो यहाँ पर बात बोल रहा है तो इसके हिसाब से 6 माह की अंधकार के बाद क्षितिज रूप से ऊपर आता है। क्या होगा? ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। दक्षिण ध्रुव पर सूर्योदय 6 महीने के निरंतर रात के बाद 21 और 22 सितंबर को विश्व रेखा के समीप होता है और दक्षिण ध्रुव पर सूर्य का उदय क्षितिज रेखा के ठीक ऊपर होता है, जो ध्रुवीय दिन की शुरुआत का संकेत देता है। इस तिथि के बाद से सूर्य 6 महीने तक क्षितिज के ऊपर रहेगा और दिसंबर जो में दक्षिणी ध्रुव जो गोलार्ध है उसके अनाथ तक यह हर दिन ऊपर ही संचरण करता रहेगा, ठीक है।
और मार्च में विषुवत क्षितिज के नीचे आ जाएगा, अस्त हो जाएगा, जिससे यहाँ पर ये समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार 21 सितंबर को ये परिघटना 6 महीने की शीत ऋतु कालीन यहाँ पर रात के बाद दक्षिण ध्रुव पर सूर्योदय होता है। तो यहाँ से क्या होगा, 5वें का करेक्ट आंसर ये ए करेक्ट है। क्वेश्चन 6 है, ऐनाथ और विषुव के संबंध में कौन सा गलत है? देखते हैं इसको, 6 को। पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये बोला है कि ग्रीष्म ऐनाथ लगभग 21 जून को उत्तरी ध्रुव की ओर अभिनत होता है, जहाँ 24 घंटे प्रकाश रहता है। पहली बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट है। सेकंड, शीत ऐनाथ लगभग 21 दिसंबर पर दक्षिण ध्रुव पर सूर्य के विपरीत अभिनत होता है, जहाँ सूर्य का प्रकाश प्राप्त नहीं होता है। ये बात गलत है इसकी, ठीक है, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ऐनाथ जो होता है, ये ऐनाथ के दौरान सूर्य जो है, मतलब जो ऐनाथ के दौरान यहाँ पर जून में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, ये दिसंबर मकर रेखा में 23.5 डिग्री दक्षिण पर सूर्य वास्तव में सीधे ऊपर होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। और दक्षिणी जो ऐनाथ होता है, इसमें 21 दिसंबर को जो उत्तरी ध्रुव पर ही सूर्य यहाँ पर विपरीत अभिनत होता है, और जिसके कारण यहाँ पर आकटिक व्रत में 24 घंटे अंधेरा रहता है। इस दौरान दक्षिण ध्रुव में सूर्य की ओर अभिनत होता है, ठीक है, और 24 घंटे दिवालोक रहता है। तो ये बात पॉइंट आप नोट कर सकते हो। क्वेश्चन 7वां है, कथन 1 कथन 2। इसमें बोला जनवरी माह में उत्तरी गोलार्ध में उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी मुक्ता उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया जैसे महाद्वीपों पर होती है। पहली बात, 7वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। सेकंड, महासागरों की तुलना में भूमि अधिक तेजी से ठंडी होती है, बात एकदम सही है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में जो महाद्वीप है उसमें आंतरिक भाग पर शीत ऋतु में अधिक दाब विकसित होता है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट होगी। दोनों बातें करेक्ट हैं, उसकी व्याख्या भी कर रहे हैं, ये यहाँ से आंसर है। क्वेश्चन 8वां है, निम्नलिखित पर विचार करना है, उष्ण पवनें और इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? देखते हैं इसमें। पहले में बोला है लू क्या होगा, लू यहाँ से हो जाएगा इसमें, ये अत्यंत उष्ण और शुष्क पवन है जो मई जून के दौरान उत्तर भारत में पाकिस्तान जैसे जो मैदानों में प्रभावित होती है, बात सही है, सही मैच कर रहा है। सेकंड, फोन क्या होगा, ये आल्पस पर्वत के जो पवनामुखी भाग से उत्पन्न होती है, ठीक है, और ये शुष्क तेज पवन होती है, सेकंड बात भी सही है। तीसरा है चिनूक रॉकीज पूर्वी ढाल, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, राइट, ये तापमान बढ़ाकर हिम को तेजी से विकलन करती है। चौथी बात, लेविक क्या होगा, लेविक यहाँ पर ये केवल सहारा मरुस्थल में उत्पन्न होती है, नहीं होती, बल्कि यहाँ पर ये सहारा के स्पेन की ओर बहने वाली एक शुष्क धूलमय पवन होगी, तो बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 3 करेक्ट है, 3 बातें सही है। क्वेश्चन 9, ऊष्ण निर्माण हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां आवश्यक होती हैं? आंसर हो जाएगा 9वें का करेक्ट आंसर। एक तो पहला, लंबी रातें होंगी, ठीक है, बात सही है, लंबी रातों निर्माण के लिए यहाँ पर अनुकूल होती हैं, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी की सतह पर स्थलीय विकिरण के माध्यम से गर्मी कम होने के लिए यहाँ पर पर्याप्त समय प्रदान करती है, जिससे क्या होता है, सतह पर पास जो पवनें अपना औसांग तक ठंड हो जाती हैं। मेघ रहित स्वच्छ आसमान, ये भी बात यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। तीसरा, उच्च सापेक्षिक आर्द्रता, ये भी बात इसी करेक्ट है, ठीक है। इसका अर्थ होता है कि यहाँ पर वायु में पहले से यहाँ पर बड़ी मात्रा में जलवाष्प मौजूद है, इसलिए औसांग पर संघनन के लिए केवल थोड़ी सी ठंडक की आवश्यकता होती है, ठीक है, उच्च आपेक्षिक सार्द्रता में। और चौथी बात जो बोला है, औसांग हिमांक से कम, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर औसांग जो है, यदि औसांग हिमांक से नीचे होता है तो जलवाष्प सीधे बर्फ के क्रिस्टल के रूप में जमा हो जाता है, जिससे क्या ओस की बजाय कोहरा बन जाता है, ठीक है, ये बात गलत है। ओस नहीं, मतलब कोहरा, ओस का निर्माण ऐसे नहीं होगा, तो क्या हो गया, बात गलत हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर हिमांक कम औसांग की स्थिति में ओस निर्माण की स्थिति नहीं होती है, अनुकूल नहीं होती है। 1 2 3 करेक्ट है, यहाँ से आंसर है। क्वेश्चन 10वां है, संवहनी वर्षा के संबंध में सबसे अच्छा अधिक संबंध किससे होगा, मतलब संवहनी वर्षा सबसे अधिक संबंधित किससे होगी चारों स्टेटमेंट में? आंसर हो जाएगा, तुरंत देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि संवहनी वर्षा क्या होती है, तब यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। संवहनी वर्षा जो होती है अत्यधिक सतही तापमान का परिणाम होती है, जिससे ऊर्ध्वाधर संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है। ये धाराएं जो होती हैं उस आर्द्र पवन को ऊंचाई पर उठती हैं, यहाँ पर ठंडी होकर कपासी मेघें उसमें संग्रहित होती हैं, जिसके प्राय यहाँ पर गरज और बिजली चमकती है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। दिन प्रतिदिन यहाँ पर जो तीव्र तापमान के कारण प्रतिदिन दोपहर में वर्षा होना और तीव्र गर्जन के साथ। क्वेश्चन 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल में स्थायी गैस है? निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल में स्थायी गैस है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 नंबर के यहाँ से। स्टेटमेंट के हिसाब से देखो, आपको देखना है कि पहला बोले क्या बोला है। पहला यहाँ पर है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, दूसरा मीथेन, तीसरा ओजोन और चौथा यहाँ पर आर्गन। करेक्ट आंसर हो जाएगा
11वें गैस है ये, ऑर्गन इसका करेक्ट आंसर होगा, इसको स्थायी गैस है। ठीक है, स्थायी गैस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, नियॉन, हीलियम, हाइड्रोजन, जेनॉन, ये सब वायुमंडल में एक स्थिर अनुपात में बना रखती हैं इसको। क्वेश्चन 11 का डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये वायुमंडल लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। यह तापमान ऊंचाई के साथ साथ लगभग घटता जाता है ना, लगातार घट जाता है, और 100 डिग्री -100 डिग्री तक पहुंचने पर यहाँ पर जो वायुमंडल में सबसे कम तापमान होता है, राइट। यहाँ उल्कापिंड जलकर नष्ट हो जाते हैं, और उल्कापिंड उत्पन्न धूल के आसपास संघनन के कारण जो निशादीप्त है, मतलब रात के जो कारण जो उजेला होता है, उसमें नाइट क्लाउड्स जिसको बोलते हैं, उसके बादल बनते हैं। तो क्या हुआ, ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है, यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे हैं, उपयुक्त वायुमंडल में निम्नलिखित में से परतों में किसका वर्णन कर रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का, अच्छा 12वें का, ये वर्णन कर रहा है मध्यमंडल की। ठीक है, मध्यमंडल बी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 13, कथन 1 और कथन 2। पहला, पृथ्वी वैश्विक स्तर पर आपतित सौर विकिरण एवं परावर्तित पार्थिव विकिरण के बीच संतुलन बनाए रखती है। पहली बात। 13 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से पहली बात इसकी करेक्ट है। सेकेंड, उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में की अतिरिक्त ऊर्जा पवनों और महासागरीय धाराओं के उच्च अक्षांशों के पुनर्वितरित होती है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। आंसर यहाँ से सी करेक्ट, एक करेक्ट हो जाएगा, मतलब दोनों व्याख्या इसकी कर रहे हैं। ठीक है, दोनों बात एकदम फैक्चुअल पॉइंट बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर है, इसमें बोला है निम्नलिखित में से किसमें सबसे बेहतर रूप से यह स्पष्ट किया गया कि यहाँ पर विषुवतरीय क्षेत्र को ध्रुवीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक सूर्य ताप क्यों प्राप्त होता है। ठीक है, कौन सी बात यहाँ पर इसके लिए सही बता रहा है। देखो यहाँ पर जो सूर्य पृथ्वी के लिए जो ऊर्जा प्राथमिक स्रोत होता है, जिसके यहाँ पर विकिरण ऊर्जा लघु तरंगदैर्घ्य विकिरण के रूप में प्राप्त होती है, जिसे यहाँ पर सूर्यतप के रूप में जाना जाता है। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर जो प्राप्त होने वाली सूर्यतप की मात्रा एक समान नहीं होती है, हमेशा याद रखना है ना। ये समय स्थान और अक्षांश के साथ हमेशा बदलती रहती है, राइट। और जहाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सूर्यतप अधिक प्राप्त होता है, वही ध्रुवीय क्षेत्रों में ये काफ़ी कम प्राप्त होता है। एकदम बात सही है, आपसे स्टेटमेंट देके भी क्वेश्चन ये बात पूछ सकता था। ठीक है, तो ये बात लिख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो जो सूर्यतप की मात्रा मुख्यतः आपतन कोण पर भी निर्भर करती है, ये भी बात यहाँ से क्या है करेक्ट हो जाएगी, आपसे बोलेगा पॉइंट करके, तो ये भी बात आपको करेक्ट मानना है। तो यहाँ से जो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और छोटे छोटे क्षेत्र कवर करती हैं, कम वायुमंडल क्षेत्र में होकर गुजरती हैं। ये जरूरी नहीं किसी बात को पूछे आंसर, जो मैंने 2 बात 3 बात आपको बताई वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ से पूछने की उम्मीद कम है। ठीक है, जो मैंने पॉइंट बताया वहाँ से क्वेश्चन पूछने की उम्मीद ज़्यादा है, तो वो पॉइंट आप नोट पे नोट कर सकते हो अपना, जहाँ पे अगर ये नोट करते चलो तो, और नोट करना भी चाहिए आपको चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर पेपर आते आते आप भूल जाओगे चीज़ें। अभी पेपर का करीब 4 मंथ पूरा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। आंसर यहाँ से 14 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन 15, ये 15 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोले निम्नलिखित में से कौन सा कथन उष्ण वातागर और शीतल वातागर के बीच अंतर को सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट करता है। आंसर हो जाएगा 15 का करेक्ट आंसर, ये उष्ण वातागर तब बनता है जब उष्ण पवन धीरे धीरे शीत पवन की ओर अध्यारोपित होती है, जबकि यहाँ पर शीत वातागर तब बनता है जब शीत पवन उष्ण पवन की ओर ढकेलती हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। इससे क्या होता है, मध्यम जो ढलान व्यापक स्तर पर स्थिर मेघ तथा लंबे समय तक, किंतु यहाँ पर कम तीव्र वर्षा होगी इसमें। ठीक है, और उष्ण वातावरण की स्थिति एक उष्ण पवन राशि की एक शीत पवन राशि के निकट पहुंचती है, और यहाँ पर सघन शीत पवन राशि के ऊपर धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। आंसर सी यहाँ से करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16 है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में विचार करना है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात आमतौर पर अंतर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अभिसरण ITCZ में विकसित होते हैं, जहां उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं। पहली बात, 16 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से, 16 नंबर का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। दूसरी बात है, शीतोष्ण चक्रवात के विपरीत उष्णकटिबंधीय चक्रवात में कोई स्पष्ट उष्ण और शीत वातावरण नहीं होते हैं, और उन्हें अपने अंदर की संवहनी धाराओं द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात 16 का ये भी करेक्ट है, दोनों सही है। आंसर क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 17 है, कथन 1 कथन 2, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्रों की तुलना में भोजन पकने में अधिक समय लगता है। पहली बात, 17 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय परिस्थितियाँ जल या पानी
कि वो उबलने की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। बात सही है। सेकंड बात है, अधिक ऊंचाई पर कम वायुमंडलीय दाब से जल का क्वथनांक कम हो जाता है। सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। परिणामस्वरूप खाना बनाते समय अधिक समय लगता है क्योंकि यहाँ पर पानी वाष्पित होने से पहले भोजन को पर्याप्त ऊष्मा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आवश्यकता यहाँ पर प्राप्त नहीं हो पाती है। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर यहाँ से 17 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 17 नंबर। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो पूरा क्वेश्चन को। आंसर क्या हो जाएगा, दोनों करेक्ट है तो ये आंसर सही है। क्वेश्चन 18 है, आर्द्रता के संबंध में विचार करना है। तापमान के साथ वायु जलवाष्प धारण करने की क्षमता में वृद्धि होती है, जिससे क्या है, उष्ण पवन शीत पवन की तुलना में अधिक नमी धारण करने की सक्षम हो जाती है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, जब किसी निश्चित तापमान पर वायु में जलवाष्प की वास्तविक मात्रा उसकी अधिकतम क्षमता के बराबर हो जाती है तो वायु संतृप्त कहा जाता है इसको। सेकेंड बात भी सही है। दोनों बातें सही है। 18 का आंसर सी। इसी कारण यहाँ पर यही कारण होता है कि यहाँ पर भूमध्य रेखीय क्षेत्र में ध्रुवीय क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक आर्द्र होते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट करके इसको लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर है, देखते हैं। ये फ्रांस के अल्पस से उत्पन्न एक तीव्र शुष्क और यहाँ पर जो प्रचंड पवन है, ये उत्तर या पश्चिम जो कि रोन घाटी से होकर भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती है। ये वर्ष के किसी भी समय प्राय 1 या 2 दिन तक लगातार लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे गति से प्रवाहित होती सकती है। तो इनमें से बता किस शीत ऋतु के पवन की यहाँ पर बात कर रहा है। आंसर हो जाएगा 19 का करेक्ट आंसर। ये मिस्ट्रल की बात कर रहा है। ठीक है, मिस्ट्रल यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मिस्ट्रल आकाश को स्वच्छ कर देती है, परंतु इसमें दक्षिण फ्रांस के तापमान में गिरावट भी आती है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन 20 है, तापमान व्युत्क्रमण के संबंध में विचार करना है। तापमान व्युत्क्रमण एक ऐसी स्थिति है जिसमें समान तापमान ह्रास दर का व्युत्क्रमण हो जाता है और ये सतह के पास पवन की ओर ऊपर की पवन की तुलना में ठंडी हो जाती है। पहली बात यहाँ से करेक्ट होगी इसकी। ठीक है, सेकंड, ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान व्युत्क्रमण काफ़ी अधिक प्रबल होता है और शीत ऋतु के दौरान कई माह तक बना रह सकता है। सेकंड बात ये भी करेक्ट है। दोनों बातें इसकी करेक्ट हैं। इसी कारण यहाँ पर क्या होता है कि जो पहाड़ी ढलानों की तुलना में घाटियों की तलहटी में पाला पड़ने की संभावना अधिक होती है इसी कारण से। और यदि हवा जो ठंडा ये मतलब जो हवा है ये हवा घाटी के तल की ओर जम जाती है, जिससे क्या होता है अपेक्षाकृत कम हवा के ऊपर उठना मजबूरी पड़ जाता है ना, मजबूरन ऊपर उठना पड़ता है, जिससे यहाँ पर एक मजबूत व्युत्क्रम उत्पन्न होता है। दोनों बातें इसकी कॉन्सेप्ट है, आप पढ़ोगे तो यहाँ पे मिलेंगी दोनों बातें यहाँ से उठा के कॉन्सेप्ट से रख दी गई। पूरी मतलब कहानी है, कहानी से 2 लाइन उठाई और यहाँ से रख दी, बस पूरा यहाँ पर है, कुछ नया यहाँ पे इसमें नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 20 नंबर का जो स्टेटमेंट है, दोनों करेक्ट है, सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 21 है, निम्नलिखित में से कथनों पर कौन से भूकंपीय तरंगों के संबंध में सही नहीं है। आंसर हो जाएगा 21 का करेक्ट आंसर, जो सही नहीं है ये सी। सतही तरंगों जो होते हैं तरंगें पृथ्वी की आंतरिक ठोस और द्रव दोनों परतों में गमन करती रहती हैं। सी यहाँ से क्या होगा 21 का गलत आंसर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सतही या दीर्घ जो एल तरंगें हैं केवल पृथ्वी की सतह के समानांतर गमन करती हैं। ठीक है, और भूकंप होने वाली जो अधिकांश क्षति है उसके लिए उत्तरदायी होती हैं। ये पृथ्वी के गहन आंतरिक भागों तक नहीं पहुँचती है, ये बात गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्थल मंडल में शामिल है। इनमें से कौन सा है जो स्थल मंडल में शामिल होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का। एक तो पहला स्टेटमेंट बोला है कि महासागरीय और महाद्वीपीय भूप्रपट्टी में मेंटल का सबसे ऊपरी भाग, तो गलत होगा, गलत नहीं सही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो महासागरीय है और महाद्वीपीय का भूप्रपट्टी में मेंटल का सबसे ऊपरी भाग होगा, ये स्थल मंडल में शामिल होता है, ये बात करेक्ट है। ठीक है, और दूसरी बात है महाद्वीपीय भूप्रपट्टी में संपूर्ण मेंटल, यहाँ पर इसमें गलत होगा ये बात, राइट, बाकी सब इसके गलत हैं। तो आंसर क्या होगा, जो स्थल मंडल में शामिल है वो पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका 22वें का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्थल मंडल में विशेष रूप से भूप्रपट्टी जो महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों में तथा मेंटल के रूप में ऊपरी भाग में ठोस में शामिल होते हैं, ये यहाँ से सही आंसर है। कोर क्या होता है, कोर होता है जो पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग होता है, जो मुख्यतः लौह और निकेल से बना होता है और इसका बाहरी भाग द्रव तथा आंतरिक भाग ठोस में होता है, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को लेकर निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, ये कोर की बात हो गई। आंसर यहाँ से एक करेक्ट है 22 का। 23 नंबर देखते हैं, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के संबंध में कौन सी बात यहाँ से गलत है।
मध्यपी सिद्धांत के बारे में कौन सी बात गलत है। आपको जब सही बात पता होगी तो ही बता सकते हो कि कौन सी गलत है, क्योंकि सही के अब विपरीत होगी वो बात तो आप बता सकते हो गलत कौन सी है। पहली बात ये बोला है मध्यपी विस्थापन सिद्धांत वर्ष 1912 में अल्फ्रेड वेगनर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये बात एकदम करेक्ट है ना। अगर आपको पता है सही है तो यहाँ पे सही होगी, ठीक है, कॉन्सेप्ट पता है अगर तो। सेकेंड बात है वेगनर ने अटलांटिक महासागर के विपरीत तटों के पाए गए जो पादप जीवाश्म है उसकी भूगर्भीय संरचनाओं का समानता पर प्रकाश डाला था। बात एकदम सही है। तीसरी बात है पेंजिया के चारों ओर विशाल जल निकाय पैथाला था कहा गया, जबकि यहाँ पर बाद में जो बने उथल सागर को टेथी सागर कहा गया था। यह भी बात सही है। तीसरा मध्यपीक के उत्तरी भाग गोंडवाना लैंड तथा दक्षिणी भाग लॉरेंसिया कहा गया था। ये बात गलत हो जाएगी इसकी, ठीक है, डी स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है, क्योंकि यहाँ पर पेंजिया के विभाजन के बाद इसे उत्तरी भाग लॉरेंसिया, उत्तरी भाग को क्या कहा गया है, लॉरेंसिया, राइट, और यहाँ पर उत्तरी भाग को गोंडवाना नहीं कहा गया। ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है, तो डी यहाँ से गलत है। 24 आते हैं। इस प्रकार के वलन का निर्माण तब होता है जब जब संपीड़न की इतनी शक्ति अधिक होती है कि एक भुजा जो लिंब होती है दूसरी पर अध्यारोपित हो जाती है और यहाँ पर वलन लगभग क्षैतिज दिखाई देती है लगता है। इसका विकास तब होता है जब अध्यारोपण और तीव्र हो जाता है और अध्यारोपित भुजा पूरी तरह से भुजा ऊपर की ओर आ जाती है। आंसर क्या होगा, ये बात कर रहा है सी स्टेटमेंट, मतलब परिवलन की बात कर रहा है, ठीक है। परिवलन क्या होता है, परिवलन होता है जब ऊपरी वलन और तीव्र किया जाएगा इसको तो बड़ी यहाँ पर जो मुड़ी हुई भुजा है वो दूसरी तरफ यहाँ पर आगे निकल जाएगी। इससे क्या होगा, इस परत पे लगभग क्षैतिज हो जाएंगी। तो सी यहाँ से परिवलन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 25 है निम्नलिखित में से कौन व्युत्क्रम भ्रंश जो रिवर्स फॉल्ट है उसका एग्जाम्पल होगा, उसकी व्याख्या कर रहा है। आंसर हो जाएगा 25 का करेक्ट आंसर बी। इसका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक संपीड़न बल के कारण होता है जिससे यहाँ पर धरातलीय क्षेत्र में कमी आ जाती है। बी यहाँ से आंसर होगा 25 का, ठीक है। व्युत्क्रम भ्रंश हमारा जो होता है आंतरिक भाग में होने वाले संपीड़ित बल के कारण व्युत्क्रम भ्रंश बनता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि व्युत्क्रम भ्रंश जो होता है ये आंतरिक भाग में होने वाला संपीड़ित बल के कारण व्युत्क्रम भ्रंश बनता है। इस भ्रंश में धरातलीय क्षेत्र कम हो जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। और समान भ्रंश क्या होता है, समान भ्रंश आंतरिक जो भाग होते हैं उससे होने वाले तनाव बल के कारण समान भ्रंश का निर्माण करता है। इस भ्रंश में धरातलीय क्षेत्र में वृद्धि होती है। बस इतनी बात आपको दो लिखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है ज्वालामुखी के संबंध में विचार करना है। अम्लीय लावा सिलिका से संबंधित होता है और अधिक श्यान होता है तथा शीघ्र ठोस हो जाता है, जिससे क्या होता है खड़ी ढाल वाले ऊंची गुंबद का निर्माण होता है। पहली बात 26 के यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात क्षारीय लावा धात्विक खनिजों के संबंध होता है और अत्यधिक तरल होता है जो पतली चादरों के रूप में दूर दूर तक विस्तारित होता है, जिससे यहाँ पर शील्ड ज्वालामुखी का विकास होता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी इसकी करेक्ट है। दोनों बातें सही हैं। आंसर 26 का सी बात यहाँ से करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट है। क्वेश्चन 27 है निम्नलिखित में से किस में गार्ज कैनियन के बीच अंतर को सबसे बेहतर रूप से स्पष्ट कर रहा है। गार्ज कैनियन के बीच जो अंतर होता है सबसे अच्छी बात इनमें से कौन बताता है, या फिर आपको पता होना चाहिए गार्ज और कैनियन के बीच क्या अंतर होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट अंतर होता है वो क्या होता है। देखो जिसका आंसर हो जाएगा गार्ज का जो आशय होता है कि यहाँ पर सक्रिय जो गहरी नदी घाटी है इससे जो इसकी दीवारें उसमें लगभग ऊर्ध्वाधर एवं खड़ी होती है, जिसका निर्माण तब होता है जब कठोर और अवरोधक चट्टानों से घाटी से चौड़ी नहीं हो पाती है, लेकिन यहाँ पर नदी द्वारा गहन पर्दन में जारी रहती है। उदाहरण के लिए इंडस गार्ज जो पाकिस्तान में, काली गंडकी गार्ज नेपाल में जो है, राइट, और पेनार घाटी जो पेनार नदी द्वारा निर्मित जो गंडीकोटा गार्ज है जो आंध्र प्रदेश भारत में स्थित है, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। और कैनियन क्या होता है, कैनियन देखो जो कैनियन होता है इसका आशय होता है मूलतः एक अत्यधिक गहरी और विस्तृत गार्ज से होता है जिसकी दीवारें खड़ी और लंबी दूरी तक विस्तारित होती हैं। उदाहरण के लिए ग्रैंड कैनियन यूएसए और फिश रिवर नामीबिया, ठीक है। और भारत में कौन सी है, भारत में लेटलुम कैनियन मेघालय है ना, जो कैनियन का एग्जाम्पल है ये यहाँ पर इंडिया में है, मेघालय में। और यहाँ पर जो गार्ज का एग्जाम्पल था ये भी आंध्र प्रदेश में एग्जाम्पल है इसका। तो जो गार्ज होता है ये गहरे गाज का निर्माण चूना पत्थर जो के पहाड़ी क्षेत्र में शुष्क जलवायु वाली चट्टान में होता है और सक्रिय और अधिक गहरे गाज अथवा यहाँ पर ऊर्ध्वाधर चट्टानों वाले कैनियन में आई आकार की जो घाटी है उसको भी यहाँ पर कहा जाता है। तो 3-4-5 बातें आपको जो मैंने बताई वो सब आपको यहाँ से नोट करनी है। कौन क्या किसको कैनियन बोलते हैं, किसको गार्ज बोलते हैं, गार्ज कहाँ पर है और कैनियन कहाँ पर है ना। तो जो आंसर हो जाएगा 27 का ये बी करेक्ट है।
ठीक है। 28 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सबो झील के निर्माण का सबसे बेहतर वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा 28 का ऑक्सबो झील के निर्माण का जो सबसे अच्छा वर्णन करता है, ये इसका निर्माण तब होता है जब नदी किसी विसर्प किनारों निक को काटती है, जिससे अर्धचंद्राकार जल का निकाय में विकसित होती है। फिर से पढ़ते हैं, जो इसका सबसे अच्छा आंसर होगा ऑक्सबो का झील का जो विस्तृत कर रहा है वर्णन, इसका निर्माण तब होता है जब नदी किसी विसर्प जो नैरो है निक को काटेगी, जिससे क्या होगा अर्धचंद्राकार जल निकाय विकसित होता है। ये यहाँ से 28 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आते क्वेश्चन अगले में 29, हिमनद घाटी के शीर्ष में स्थित खड़ी ढलानों वाली कटोरी के आकार की गड्ढा जो प्राय जल से भरकर टारन झील के रूप में ले लेता है, ये किस हिमनद स्थलाकृति के रूप में जाना जाता है? आंसर हो जाएगा 29 का करेक्ट आंसर, ये जानते हैं इसको सर्क के रूप में। किसके रूप में? सर्क, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सर्क होता क्या? देखो, सर्क हिमनद घाटी के ऊपर छोर पर बने आराम कुर्सी जैसे यहाँ पर कटोरी के आकार का एक अवसाद से संचित होने वाला एक हिम सर्क होता है। ठीक है, सर्क की संरचना 3 तरफ खड़ी दीवारों, जिसका यहाँ पर एक भाग जो घाटी के सामने खुला होता है और कुछ यहाँ पर इसमें सर्कों को खोलने वाले बेसिन का सबसे गहरा हिस्सा जल से भरा होता है, उन्हें सर्क, झील या टार्न कहा जाता है। क्वेश्चन 30 है, हिमनद जलोढ़ के संबंध में विचार करना है, उनके विवरण के संबंध में विचार करना। देखते हैं कितने युग में यहाँ पर सही है। पहली बात, 30 का पहला बोला है अंतस्थ हिमोड। अंतस्थ हिमोड क्या होता है? ये इस प्रकार के हिमोड ग्लेशियर के सामने की ओर पाया जाता है। इसमें रिज जैसी संरचना होती है जो बांध की तरह काम करती है और ग्लेशियर के सामने की ओर जल जमा हो जाता है, जिससे झीलों का निर्माण होता है। जब ग्लेशियर पिघलता है तो मलबे को रिज के रूप में, घाटी के रूप में जमा हो जाता है। ठीक है, तो ये बात बोला है कि बर्फ को पूरी तरह पिघलने को लेकर उनके अवशेष को लेकर आच्छादित थे, तो बात गलत हो जाएगी। सेकेंड, पार्श्विक हिमोड। देखो, जो पार्श्विक हिमोड है ये क्या होता है? पार्श्विक हिमोड ये ग्लेशियरों के किनारों का अपक्षय सर्पण के हिमस्खलन द्वारा निर्मित होता है, ये बात करेक्ट है। मध्यस्थ हिमोड क्या होता है? मध्यस्थ हिमोड जो है ये दो हिमनदों के संगम और उसके जो पार्श्व मोरण से मिलने वाला उससे बनेगा। तीसरी बात भी करेक्ट है। चौथी बात, तली हिमोड क्या होता है? तली हिमोड ये घाटियों के ग्लेशियर की जो अंत है उससे बनी रिच संरचना से होता है, तो ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर जो तली हिमोड होता है इसमें हिमनदों द्वारा आच्छादित किए गए क्षेत्रों के पीछे छोड़े गए जो हिमोड है उसके जमाव शामिल होता है। इसमें हिमनद की हिम पिघलकर अदृश्य होने के बाद इसे देखा जा सकता है, तो ये बात गलत होगी। ओनली 2 और 3 करेक्ट है। 30 का आंसर क्या होगा? 2 और 3 सही है, तो बी बात यहाँ से करेक्ट है, 2 स्टेटमेंट। अपरदन प्रक्रियाओं के संबंध में कौन सी बात यहाँ पर सही नहीं है? अपरदन के बारे में कौन सी बात यहाँ से गलत है? आंसर हो जाएगा 31 का करेक्ट आंसर। ये जलीय क्रिया का आशय चट्टानों में घुलनशील जो खनिज होते हैं उसकी रासायनिक विघटन के कारण यहाँ पर मध्य जल में घुलित होना होता है। ठीक है, तो ये बात क्या होगी? गलत है इसकी, जो यहाँ पर अपरदन जो प्रक्रिया उसके बारे में। राइट, अपरदन प्रक्रिया द्वारा विभिन्न तंत्रों में माध्यम से समय के साथ साथ भू आकृति को आकार मिलता है, जैसे कि घर्षण है ना, संक्षारण और सन्निघर्षण जली जो क्रिया होती है उसके कारण भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो केवल जल द्वारा चट्टानों की सामग्री को शिथिल को करके हटाया जाना शामिल होता है इसमें, तो डी यहाँ से इसका स्टेटमेंट गलत होगा। 32 है, संचलन के निम्नलिखित तरीकों में किसमें नदी प्रणाली में घाटी तल की उछाल के साथ यहाँ पर भारी पदार्थों का स्थानांतरण होता है? आंसर हो जाएगा 32 का सी, उत्परिवर्तन, इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखो उत्परिवर्तन जो है यहाँ पर इसमें जलाशयों के साथ यहाँ पर भार का जो परिवहन होता है, जिसमें यहाँ पर मोटे भारी जो पदार्थ है उसमें घाटी के तल के माध्यम से उछाल के साथ यहाँ पर नीचे की ओर लुढ़कते चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये उत्परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। इसमें 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नदी के यहाँ पर प्रवाह, मध्य प्रवाह, चैनल और घाटी के आकार के सर्वोत्तम वर्णन करेगा? आंसर हो जाएगा 33 का करेक्ट आंसर सी, अधिक चौड़ा चैनल जिसमें पर सपाट तल और समान खड़ी ढाल यहाँ पर होती है वो घाटी होती है इसमें। सी क्या होगा? 33 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने। बाढ़ के दौरान नदी तटों के किनारे निचले इलाकों में महीन अवसाद जमाव के कारण यहाँ पर बाढ़ के मैदान बनते हैं। ठीक है, फ्लड प्लेन बनते हैं। पहली बात क्या होगी? 34 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, नदी के ऊपरी प्रवाह मार्ग के दौरान इसके तटों के समानांतर ऊर्ध्वाधर अपरदन के कारण तटबंध बनते हैं। सेकेंड बात क्या होगी? 34 का जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये भी
मतलब पहली बात तो करेक्ट थी, दूसरी बात यहाँ से इसकी गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो तटबंध है इसका आशय होता है बाढ़ के दौरान नदी तटों के किनारे जमा हुए जो मोटे पदार्थ हैं उसमें उठे हुए किनारे से होता है, ना कि ऊर्ध्वाधर अपर्दन से बनी भूआकृतियों से। ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक फिगर मतलब देख सकते हो, फिगर में भी जैसे कि एनसीईआरटी पढ़ोगे या फिर एनसीईआरटी में शायद फिगर होगा नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे करके बना होगा मैदान, और यहाँ पर ये ऐसा करके बाढ़ का मैदान है, ठीक है, और यहाँ पर ये बाढ़ का मैदान एरिया है ना। यहाँ पर देखो थोड़ा सा इतना है, ये यहाँ पर बाढ़ का मैदान ऊपर नदी के ऊपर है और यहाँ पर साइड में दे रखा है, ऐसे करके फिगर एक यहाँ पर है। 94 मतलब जो 34 का आंसर यहाँ से क्या होगा, ओनली वन करेक्ट है। 35 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियाँ नदी मुहाने पर डेल्टा के निर्माण के लिए अनुकूल होंगी। आंसर हो जाएगा 35 का, एक तो पहला ऊपरी प्रवाह में अवसादों की प्रचुर आपूर्ति होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मुहाने के पास उथला और शेल्टर्ड समुद्र होना चाहिए। नदी के मुहाने पर तीव्र धाराओं का अनुपस्थिति होना चाहिए। 1, 3, 4 यहाँ से आंसर होगा, है ना। बी बात जो यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, लेकिन दूसरी बात इसकी तट पर तीव्र ज्वारी धाराएं, ये गलत बात है, इसमें गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो तीव्र ज्वारी धाराएं होती है ये डेल्टा के निर्माण में बाधाएं डालती हैं, क्योंकि इसमें निक्षेपण होते हैं। निक्षेपण होने से पहले ही अवसादों के पुनर्चक्रित या पुनर्वितरित कर देती हैं, उससे हटा देती हैं। तो 134 करेक्ट है आंसर बी। 36 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। महाद्वीपीय हिमनद का आशय मोटी बर्फ की चादरें जो विशाल भूमि क्षेत्रों को आच्छादित करने से साथ साथ सभी जो दिशाओं में बाहर की ओर विस्तारित होती हैं। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, गंगा और यमुना की उत्पत्ति महाद्वीपीय हिमनदों से होती है, सेकेंड बात क्योंकि 36 का सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर गंगा और यमुना की उत्पत्ति पर्वत या घाटी हिमनद हिमालय में स्थित गंगोत्री तथा यमुनोत्री हिमनद से हुई है, और घाटी हिमनद तब बनते हैं जब पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ के टुकड़े घाटियों की ओर यहाँ पर गमन करते हैं। तो ओनली वन करेक्ट है, आंसर यहाँ से ए करेक्ट है। 37 है, अंतरीप के आधार पर तरंग और अपर्दन द्वारा बना एक संकीर्ण मार्ग जो बाद में एक खोखली आकृति में परिवर्तित हो जाता है, अंततः ढह सकता है। इसमें सबसे बेहतर तरीके से किस रूप में वर्णित किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा 37 का करेक्ट आंसर समुद्री कंदराएं, ठीक है। समुद्री कंदरिकाएं क्रमिक यहाँ पर तो तरंग क्रिया से अंतरिप यहाँ पर कमजोरी क्षेत्रों में दरारें जो खोखले क्षेत्र होते हैं उसका अपर्दन होता है, जिससे यहाँ पर ये धीरे धीरे कंदराओं में बदल जाते हैं, और इस अपर्दन की प्रक्रिया को प्रारंभिक चरण में संबंधित होता है, ठीक है। आंसर क्या होगा 37 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं इसको। 38 नंबर क्वेश्चन है, वयोपर्दन के संबंध में कौन सा कथन यहाँ से गलत है। आंसर हो जाएगा 38 का बी, बम वर्षण वह प्रक्रिया होती है जिसमें रेत के कण सतह के ऊपर उठकर पवन में निलंबित हो जाते हैं। बी क्या होगा यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 38 का, ठीक है। ये बात मतलब गलत है, इसकी सही बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो बम वर्षण है उसकी प्रक्रिया में यहाँ पर रेत के जो कण हैं वो सतह से ऊपर उठ जाते हैं और पवन में निलंबित हो जाते हैं। ये क्या होगा, यहाँ पर वायुपर्दन को लेकर गलत बात बता रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो बम वर्षण है इसका अर्थ होता है कि गतिमान कणों का स्थिर सतह से टकराना, जिससे घर्षण उत्पन्न होता है और चट्टानें घिस जाती हैं। इसमें क्या होता है, कणों को वायु में उठाना शामिल नहीं होता है, इस वजह से गलत हो गई है, कणों में ऊपर उठते नहीं है। 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा मशरूम चट्टान के निर्माण के सबसे बेहतर तरीके से बता रहा है। मशरूम चट्टान के बारे में पता होना चाहिए आपको, तब यहाँ से क्वेश्चन कर पाओगे। देखो मशरूम रॉक जो असमान वायुपर्दन द्वारा बनती हैं, जहाँ कम ऊंचाई पर भारी तलछट भार के कारण आधार पर अपर्दन अधिक हो जाता है, जिससे क्या होता है, जबकि यहाँ पर शीर्ष भाग का कम क्षरण होता है, जिससे यहाँ पर चट्टान के आधार सकरा और शीर्ष भाग मशरूम जैसा चौड़ा जाता है। तो यहाँ से सी का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 39 का क्वेश्चन नंबर 40, एक ही दिशा में प्रवाहित पवनों के निर्मित होने के साथ एक अर्धचंद्राकार रेत के टीले दोनों सुरंग उस दिशा की ओर अनुगमन करते हैं जिसमें पवन बहती है। ये बात किसकी कर रहा है, ये बात कर रहा है बरखान की, ठीक है। बरखान क्या है, देखो बरखान जो है टीले या अर्धचंद्राकार होते हैं जिसमें उनके उत्तल भाग जो होते हैं हवा की ओर मुड़े होते हैं और मुख्यतः एक दिशा की ओर यहाँ पर बहने वाली जो धाराएं या हवाएं उनको लेकर के बनते हैं। इनके दो हार्न हवा की दिशा में होते हैं, जबकि यहाँ पर ढलान जो होती है स्लिप या फेस ये इसके विपरीत दिशा में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना है बरखान इसका करेक्ट आंसर जो बता रहे बात। 41 है, 41 में बोले महाद्वीपीय मंगतट की उपस्थिति के संबंध में विचार करना है। नदियों और महासागरीय तरंगों द्वारा लाए गए अवसादों का निक्षेपण
ठीक है, पहला ये बोला है। दूसरा है महाद्वीपीय सीमांत जो भ्रंश हैं वो। तीसरा है हिमनदीकरण के दौरान समुद्र जल स्तर में गिरावट के साथ यहाँ पर विस्तृत महाद्वीपीय तट का निर्माण। महासागरीय तरंगों के घर्षण को लेकर विस्तृत वेब कट को लेकर प्लेटफॉर्म बनाना। ठीक है, अंतर्जात बलों के कारण महासागर की ओर झुकाव के कारण महाद्वीपीय भूमि का जलमग्न होना। ये पांचों बातें क्या होंगी, ये महाद्वीपीय जो मग्न तट है उसके निर्माण में वैध कारक मानी जाती है। ठीक है, आंसर क्या होगा, डी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। 42 नंबर क्वेश्चन है, अंत समुद्री कैन्यन की उत्पत्ति के संबंध में विचार करना है। संभावित व्याख्या क्या हो सकती है। इनकी घाटियों के भाग समुद्र के नीचे डूबने से पहले बड़ी नदियों द्वारा निर्मित हुए होंगे। पहली बात, 42 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, ये विदारित तटों के स्थान पर सीधे तटों से संबद्ध होते हैं। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, ये प्रायः द्वीपों के चारों ओर विकसित हुए जहां ढाल अधिक तीक्ष्ण होता है। तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें क्या है, 42 की एकदम सही है। आंसर यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। 43 है, खुले महासागरों की तुलना में भू-आबद्ध महासागर में जल का वार्षिक तापांतर समानता अधिक होता है। क्यों? देखो, ये अधिक हो जाता है। क्यों अधिक होता है? क्योंकि यहाँ पर भू-आबद्ध महासागर अधिक आबद्ध होते हैं और समुद्री धाराओं में कम प्रभावित होते हैं। ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, महासागरीय तापमान का जो वार्षिक तापांतर है, एक वर्ष में अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच अंतर होता है और यह पवनों की धाराओं की विकिरण जैसे बाह्य नियंत्रण उसके प्रभाव की मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है, तो याद रखना है आंसर यहाँ से एक करेक्ट है 43 का। 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर ताप प्रवणता क्षेत्र को महत्वपूर्ण या सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है। इसके बारे में ताप प्रवणता के बारे में पता होना चाहिए। ताप प्रवणता क्या होती है? ठीक है, देखो, ताप प्रवणता जो है क्षेत्र, ये एक पृष्ठीय और गहन महासागर के बीच मध्यवर्ती संक्रमण परत होती है। इसमें गहराई के तापमान में तीव्र गिरावट होती है, जिसके कारण जल की घनत्व बढ़ जाता है और यहाँ पर जब जो परत होती है महासागरीय परिसंचरण को स्थिरीकरण को अत्यधिक रूप से प्रभावित करती है ना। क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा एक करेक्ट आंसर है इसका। ताप प्रवणता के बारे में जिस सही रूप से बात करा, ये यहाँ से सही है। बाकी मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई क्या होती है ताप प्रवणता। 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरों में लवणता का स्रोत नहीं है। महासागरों में लवणता का स्रोत इनमें से कौन सा नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का आंसर ये समुद्री जीवों में कार्बनिक पदार्थों का निक्षेप। ये बात क्या होगा, समुद्री जो महासागरों में लवणता का स्रोत नहीं माना जाता है। डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समुद्री जीवों में द्वारा कार्बनिक पदार्थों का निक्षेपण लवणता में योगदान नहीं देता है। ये एक जैविक प्रक्रिया है, ना कि एक घुलनशील लवणों का स्रोत। ठीक है, तो यहाँ से डी स्टेटमेंट क्या होगा, 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 है, महासागरीय तरंग के संबंध में विचार करना है। सतही तरंग द्वारा महासागर में ऊर्जा का संचरण होता है। पहली बात, 46 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, हरिकेन जैसी गंभीर तूफानी स्थिति में तट से दूर दीर्घ तरंगें उत्पन्न हो सकती हैं जो स्थल तक पहुँचने में तीव्र हो जाती हैं। सेकंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से सही है। आंसर 46 का सी करेक्ट है। 47 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि सर्वोत्तम रूप से कौन यहाँ पर जो वर्णित करता है कि अटलांटिक महासागर में दक्षिण विषुवत रेखी धारा विभिन्न शाखाओं से विभाजित क्यों हो जाती है। आंसर हो जाएगा 47 का डी, दक्षिण अमेरिकी भूभाग के कारण अवरोध है ना। डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दक्षिण अमेरिकी जो भूभाग है, इसमें दक्षिण अमेरिकी भूभाग पश्चिम की ओर यहाँ पर प्रभावित होने वाली दक्षिण विषुवत रेखी धारा को बाधा उत्पन्न करती है, जिसके कारण यहाँ पर यह विभाजित हो जाती है और यहाँ पर ब्राजील धारा का निर्माण करती है जो दक्षिण अटलांटिक महासागर में प्रभावित होती है। डी यहाँ से करेक्ट होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशांत महासागर के ऊपर वॉकर परिसंचरण का प्राथमिक कारण होगा। आंसर हो जाएगा 48 का बी, पूर्वी प्रशांत महासागर, उच्च दाब और इंडोनेशिया पर निम्न दाब के बीच प्रवणता। बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, जो प्रशांत महासागर के ऊपर वॉक परिसंचरण का प्राथमिक कारण है। ठीक है, क्वेश्चन 49 है, हिंद महासागर द्विध्रुव के संबंध में विचार करना है। ये हिंद महासागर तक सीमित एक महासागर वायुमंडलीय अंतःक्रियात्मक घटना होती है। पहली बात, 49 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, आईओडी का सकारात्मक चरण प्रायः भारतीय मानसून की तीव्र
तीव्रता को क्या बढ़ाता है, जबकि यहाँ पर नकारात्मक चरण से कमजोर करता है। सेकेंड बात भी करेक्ट होगी, दोनों बातें क्या इसकी सही है। ठीक है, आंसर क्या होगा, हिंद महासागर जो द्वीप ध्रुव इसके बारे में दोनों बातें यहाँ पे करेक्ट है, सी यहाँ से आंसर है। ठीक है, हिंद महासागर द्वीप ध्रुव जो होता है एक महत्वपूर्ण जलवायु परिघटना है जो भारतीय उपमहाद्वीप सहित यहाँ पर हिंद महासागर के क्षेत्र में मौसमी स्वरूप को प्रभावित करता है, सी यहाँ से आंसर है। क्वेश्चन 50 है, महासागरीय धाराओं जलवायु प्रभाव के संबंध में विचार करना है। उच्च मध्य अक्षांशों के महासागरीय जो महाद्वीप हैं उसके पश्चिमी तट में उच्च जलधाराओं से प्रभावित होते हैं, जिससे क्या होता है ग्रीष्म ऋतु अपेक्षाकृत गर्म तथा शीत ऋतु मृदु होते हैं, ठंडे होते हैं। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से 50 का स्टेटमेंट क्या होगा, 50 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अक्षांश में महाद्वीपों के पूर्वी तट उष्ण और वर्षा वाली जलवायु रहती है, जिससे क्या होता है समानांतर गर्म महासागरीय धाराएं प्रभावित होती रहती हैं। सेकेंड बात भी करेक्ट है। ठीक है, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 50 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ से ये सी करेक्ट है, दोनों सही है। 51 है, पूर्वी प्रशांत और पश्चिमी प्रशांत के बीच वैमंडलीय दाब परिवर्तित के-सी-सॉ पैटर्न को किस प्रकार जाना जाता है। आंसर हो जाएगा 51 का सी दक्षिणी दोलन। ठीक है, दक्षिणी दोलन क्या होगा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। दक्षिणी दोलन जो होता है ये उष्णकटिबंधीय जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में वैमंडलीय जो दाब होते हैं उसके उतार चढ़ाव के कारण पर इसको दर्शाया जाता है। ठीक है, ये एक सी-सॉ परत होता है, उसके पैटर्न को दर्शाता है, जहाँ पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में निम्न दाब जो पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र है उसके दाब को अनुरूप होता है, इसके लिए यहाँ पर विपरीत होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आंसर यहाँ से दक्षिणी दोलन प्रशांत जो पूर्वी पश्चिमी प्रशांत के बीच वैमंडलीय दाब है उसको के-सी-सॉ के पैटर्न को बताता है। ठीक है, तो इस टाइप से टेस्ट नंबर जो 12 था, ठीक है, टेस्ट नंबर 12 मेंटरशिप का दृष्टि का, ठीक है, उसका मैंने पार्ट 1 आपको डिस्कस कर दिया 51 क्वेश्चन। अगला करेंगे 52 से 100 क्वेश्चन तक, यहाँ पर कल आपको शाम तक डिस्कस कर देंगे, वो भी खत्म हो जाएगा। उससे पहले मैंने आज डिस्कस किया सुबह मैंने नेक्स्ट आईएएस का टेस्ट नंबर 1 था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, उसका पार्ट नंबर 2 मैंने डिस्कस किया सुबह, आप देख सकते हो, लिंक टेलीग्राम पे भी आपको मिलेगा और यहाँ पर यूट्यूब पे भी दिया हुआ है, वहाँ देख सकते हो। एंड करते हैं से इसको। और जो यूकेटी का अपना टेस्ट है यूपीएससी नॉलेज टेक, उसका आपका आने वाला है साइंस टेक्नोलॉजी का, मैं करा चुका हूँ टेस्ट 100 क्वेश्चन का, और अब आने वाला है टेस्ट नंबर 14 उसका 14, और उसमें साइंस टेक्नोलॉजी के पूरी करंट अफेयर्स यहाँ पर क्वेश्चन होंगे अगस्त और सितंबर की, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो एंड करते हैं, आप देख सकते हो, उसको भी कल यहाँ पे अपलोड करूँगा मैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।